इसीलिए मैंने तुम्हारे मुकदमे की इतनी तैयारी की और तो उसकी रिहर्सल तक डाली। और ये नर्वसनेस मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ी। अच्छा जी वकील साहब, आपको यहाँ तो हर बात याद रहती है, पर न जाने अदालत में क्या हो जाता है। तुम नहीं जानते बंदी, सत्य को यहां सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर अदालत में सत्य को सिद्ध करना पड़ता है। यहां हम कटघरे में खड़े रहते, पर सत्य हमसे सवाल करते, और वहां सत्य कटघरे में खड़ा रहता है, और हम उससे सवाल करते। आपने कितनी बड़ी बात कह दी वकील साहब। आपको कोई विद्वान माने या ना माने, मैं जरूर मानता हूं, पर ऐसी विद्वानता से क्या फायदा जो सही समय पर काम ना आए। मेरी हालत तो उस विद्यार्थी की तरह है जिस आता सब जो परीक्षा में कभी पास नहीं होता। तो कल आप इरादे का सवाल उठाएंगे। अब मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं। तो क्या आप मेरी वकालत नहीं करेंगे? ऐसी वकालत से क्या फायदा जो अपने ही मुवक्किल को अपने ही हाथों फांसी के तख्ते पर चढ़ा। तो अब आप क्या करेंगे वकील साहब? कल मैं बैरिस्टर गंगानाथ को तुम्हारी ओर से खड़ा करूंगा। बैरिस्टर गंगानाथ यहां का सबसे बड़ा वकील। बैरिस्टर गंगानाथ? वकील साहब, शायद उनके वहां मेरा बाप माली का काम कर चुका है, पर उनकी फीस तो बहुत महंगी होगी। नहीं गंगा, बैरिस्टर गंगानाथ इस मुकदमे में कोई फीस नहीं लेंगे। लेकिन क्यों वकील साहब? क्योंकि उनका यही विश्वास है कि जिन बीमारियों का कोई इलाज नहीं, उनके मरीजों को अपनी जिंदगी खत्म करने का अधिकार होना चाहिए। तुम्हारा मुकदमा उन्हें अपनी बात रखने का मौका देगा। मैं अभी जाकर उनसे बात करूंगा। वकील साहब, वकील साहब, वकील साहब, क्या बात है वाली साहब? अच्छी खबर है वकील साहब, जल्द बताओ। नेशनल ट्रांसपोर्ट का कंपनी का ट्रक पकड़ा गया। जेलर साहब के कमरे में बात हो रही थी। ट्रक में क्या पकड़ा गया वाले साहब? बस बोरे गांजा। ये तो बहुत अच्छी खबर है वाले साहब जी, ये हमारे बहुत काम आई। हम भी बैरिस्टर गंगानाथ इसका फायदा उठाएंगे। मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूं। अब तुम जरूर बच जाओ। एक बार इसके बारे में जानकारी हो जाए तो फिर सोचना ही
वकील साहब, क्या आप अस्पताल गए थे? मेरी घरवाली कैसी है? बिल्कुल ठीक है, प्लास्टर चढ़ा दिया, फिक्र करने जैसी कोई बात नहीं। बोला सुबह शाम अस्पताल जाता है। वकील साहब, आज बैरिस्टर गंगानाथ ने कितनी फीस दी? एक देना भी नहीं। और वकील साहब, ये वकील और डॉक्टर तो कभी अपनी फीस नहीं छोड़ते, फिर बैरिस्टर गंगानाथ ने कैसे? शायद तुम नहीं जानते, बैरिस्टर गंगानाथ के बाप की मृत्यु 2 साल पहले कैंसर से ही हुई। उन्होंने अपने बाप को तड़पते देखा, उन्हें भी गिड़गिड़ाकर मौत मांगते हुए देखा। पर वकील साहब, उनके पास तो बेहोशी के इंजेक्शन लगाने के लिए ढेर से पैसे थे। एक समय ऐसा आ जाता है कि जब मार्केट में ऐसा नहीं करा, और फिर सबके तकलीफ सहने की भी अपनी अपनी हद होती। ये तो आप ठीक कहते हैं वकील साहब। जिसके पास तकलीफ से छुटकारा पाने का उपाय होता है ना, वो अधीर भी उतना ही होता है। जब मैंने पूरा केस तुम्हारा बैरिस्टर साहब को सुनाया तो वो एकदम से तैयार हो। उन्होंने कहा मैं ये केस जरूर लूंगा। और वकील साहब, बैरिस्टर गंगानाथ ने पूरे कोर्ट को सलाह दिया और उन्होंने पूरे सवालों को कितने जोरदार ढंग से उठाया। कभी कभी अदालत में मुझे लगता है कि मैं बच जाऊंगा। लगता तो मुझे भी यही है। पर वकील साहब, मैं बचूं चाहे ना बचूं, पर आज मैं बहुत खुश हूं। आज कम से कम इस सवाल को उठाया तो गया है। कैंसर के हजारों मरीज मेरे बाप की तरह तड़प तड़प कर मौत मांगेंगे, पर कानून के डर से लोग उन्हें चाहकर भी मौत नहीं दे सकेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहते। वकील साहब, आज कोर्ट की एक बात मेरी आंखों के सामने घूम रही है। मेरी आंखों के सामने भी। ठीक 11 बजे जज साहब आ गए। कितना सन्नाटा था कोर्ट। सरकारी वकील का चेहरा दमक रहा था। आज उसकी विजय का दिन। जज साहब ने सरकारी वकील की ओर देखा और कितने आत्मविश्वास से वो उठा। कितना भरोसा था उसे अपने आप पर। उसने मेरी ओर घुरकर देखा, आपकी ओर देखकर वो बेहुदा ढंग से मुस्कुराया और बोलने लगा। जज साहब ने कहा आप जिरह कर सकते हैं। और सरकारी वकील ने कहना शुरू किया, योर ऑनर, दोनों तरफ के गवाहों को अदालत सुन चुकी है। हसरत वल करीम मुजरिम का एक अच्छा दोस्त है, वो कत्ल का तस्दीक गवाह। उसने साफ बताया है कि फंदी एक शराबी और झंडारू किस्म का इंसान है। उसकी अपने बाप से कभी नहीं बनती थी। योर ऑनर, हजरत ने अपनी आंखों से देखा कि फंदी ने अपने बाप का गला अपने हाथों से घोटा है और बचाव के गवाह बोला ने भी यही बात बताई है। इस प्रकार योर ऑनर, इस बात में कोई संदेह नहीं कि फंदी ने अपने बाप की हत्या की है। इस पर फंदी गंगानाथ गरज थे। योर ऑनर, सबसे बड़ा सवाल हत्या का है। यस योर ऑनर, जहां तक इरादे का सवाल है, मैं ये कह सकता हूं कि फंदी का इरादा भी अपने बाप की हत्या करने का ही था। योर ऑनर, सरकारी वकील साहब ने जो मुकदमे के तथ्य आपके सामने रखे हैं, उससे ये कहीं सिद्ध नहीं होगा कि फंदी का इरादा अपने बाप की हत्या करने का। योर ऑनर, हसरत के बयान से ये साफ पता चलता है कि फंदी अपने मालिकों से बराबर लड़ता था, इसीलिए वो कहीं भी एक जगह पर नौकरी में नहीं टिक सकता। लेकिन इससे ये कहीं सिद्ध नहीं होता योर ऑनर कि फंदी स्वभाव का हत्यारा था। अपने मालिकों से कई लोग लड़ते हैं, हर 6 महीने में नौकरी बदलते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता योर ऑनर कि वे हत्यारे स्वभाव के होते हैं। योर ऑनर, हसरत के बयान से ये भी पता चलता है कि फंदी शराबी था। उसे शराब पीने की आदत थी। शराब के लिए उसने अपने बीवी के गहने बेचे, शराब के लिए ही उसने अपने घर के बर्तन बेचे। योर ऑनर, मैं सरकारी वकील साहब से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि फंदी की शराब पीने की आदत कितनी पुरानी? संभवतः ये जानकारी किसी गवाह ने नहीं दी, क्योंकि उनसे ये सवाल ही नहीं पूछा। फंदी पिछले 15 सालों से शराब पी रहा, और उस वक्त तो गहने नहीं पीते, उस वक्त तो घर के बर्तन नहीं पीते। इसलिए योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इस मुकदमे पर नए सिरे से विचार करें। इससे पहले कि मैं जिरह करूं, अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि मुझे फिर से कुछ गवाहों को पेश करने की इजाजत दी जाए। योर ऑनर, गवाहियां तो हो चुकी है, फिर से गवाहों को अदालत में बुलाना अदालत का कीमती समय खराब करना है। सरकार की ओर से जो कुछ भी अब तक कहा गया है, उसे चुनौती देने के लिए मेरे पास ऐसे प्रमाण है जो मुकदमे पर फिर से विचार
विचार करने पर बल देंगे। योर ऑनर, ये देखिए 300 रुपए की रसीद जो बंबई के विख्यात डॉक्टर देवेंद्र नाथ ने फंदी के बाप को देखने के रूप में दी थी, और ये रही उसकी रिपोर्ट। बैरिस्टर गंगानाथ, अब आप गवाहों को बुला सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। मैं हत्या के सबसे पहले चश्मदीद गवाह हसरत और करीमुल्लाह को पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। तुम्हारा नाम हसरत वल करीम? जी हाँ हुजूर। तुम फंदी को कब से जानते? फंदी तो मेरा बचपन का दोस्त है हुजूर। क्या फंदी अब भी तुम्हारा दोस्त? खुदा का नाम लीजिए हुजूर, उस जैसे कातिल से कौन दोस्ती रखेगा। ये फंदी तुम्हें कैसा आदमी लगा? निहायत खराब आदमी हुजूर। ऐसा क्यों? जब देखो तब मारपीट कर दिया है, झगड़ा कर दिया है। तुमसे कभी मारपीट की? जी नहीं हुजूर। फिर और किससे मारपीट? अपने बाप से की। तुमने देखा? जी नहीं सुना। किससे सुना? बहुतों से। जरा 2-4 के नाम बताओ। नाम सब्र कीजिए बता। हाँ, याद कर लो आराम से। याद नहीं आता हुजूर। योर ऑनर, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसे एक भी नाम याद नहीं है। तुम नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्लीनर? जी हाँ हुजूर, क्लीनर। फंदी वहां ड्राइवर? जी बिल्कुल ड्राइवर था। कितने साल? अब पूरे 3 साल तक हुजूर। क्या फंदी का अपने मालिक से कभी झगड़ा हुआ? जी कभी नहीं। तो फिर उसे नौकरी से क्यों निकाला? उसने अपने मालिक का कहना नहीं माना। कौन सा कहना नहीं माना? ट्रक ले जाने से मना कर दिया। कहाँ? बम्बई हुजूर। ट्रक में क्या लगा? ट्रक में गुड़ लगा था हुजूर। क्या इससे पहले फंदी कभी गुड़ से लदे ट्रक को बंबई ले गया? जी ले गया था। कितनी बार? 2500 बार। फिर उस दिन उसने मना किया। मैं नहीं जानता हुजूर। क्या ट्रक में गुड़ के साथ गांजा लगा था? अपने को नहीं मालूम हुजूर। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक कभी गांजे की स्मगलिंग पकड़ा गया? जी हाँ पकड़ा तो गया है। कब? अब पिछले साल। क्या इस प्रकार का ट्रक कल शाम को भी पकड़ा? जी हाँ हुजूर, सुना तो है। योर ऑनर, इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले अफीम की स्मगलिंग करते हैं। बोला वक्त काशीनाथ का वो बात जिसमें उसने बताया कि फंदी ने स्मगलिंग का माल ले जाने से मना किया और इसलिए नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी वालों ने उसे नौकरी से निकाला। फंदी शराब जी पीता था हुजूर। कितनी? अब बहुत पीता था हुजूर। क्या वो दिन रात शराब पी रहे? जी हाँ दिन रात। फंदी कब से दिन रात शराब पी रहे? कई बरस से पी रहा हुजूर। शराब के मामले में तो उसका गजब का हाथ है हुजूर। तो वो खूब शराब पीकर ट्रक चलाता रहा। जब तक अदा न मिल जावे वो तो स्टेयरिंग पर ही नहीं बैठ सकता था हुजूर। क्या फंदी का बाप भी शराब पीता? जी पीता था। तुमने दोनों को साथ शराब पीते देखा? जी हाँ देखा। साथ साथ शराब पीने वाले क्या दुश्मन होते? नहीं तो फिर क्या होता? दोस्त। योर ऑनर, इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि फंदी और उसके बाप में दोस्तों जैसे संबंध थे। तो क्या तुम करामतुल्लाह खान को जानते? जी जानता हूँ हुजूर। कैसे जानते? अब वैसे ही हुजूर। वैसे यानी कैसे? वैसे यानी वैसे जैसे आप मेरे को जानते और मैं आपको। तुमने खान से कर्ज लिया? जी हाँ लिया था। क्यों लिया? अपनी माँ का इलाज कराने के वास्ते। तुम्हें कर्ज लेने की क्या जरूरत पड़ी? तुम तो नौकरी में हो। पैसा पूरा नहीं होता हुजूर। जितना कमाता उससे काम ही नहीं चलता। तो फंदी तो बेकार। जी बेकार था। क्या उसका बाप बीमार? अब बहुत बीमार था हुजूर। कौन सी बीमारी थी उसे? कैंसर था हुजूर उसको। क्या फंदी अपने बाप के इलाज के बारे में तुमसे कभी चर्चा करता? याद नहीं पड़ता। क्या तुम उसके साथ बम्बई गए? बोलो बोलते कभी, क्या तुम उसके साथ बम्बई गए? जी गया था हुजूर। क्यों गए? यूं ही। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में तुमने छुट्टी की दरख्वास्त दी, उसमें छुट्टी लेने का कारण क्या लिखा? बोलो क्या कारण लिखा था? लिखा था हुजूर तो फंदी के साथ उसके बाप के इलाज के वास्ते जा रहे। मंजूर हुई? जी नहीं फिर हुजूर। भी तुम गए? आखिर क्यों? फंदी मेरा दोस्त था ना हुजूर। तो वो तुमसे हमेशा अपनी बाप की इलाज के बारे में बात करता? जी हाँ कहता था हुजूर। डॉक्टर को फीस के कितने रुपए? 300 रुपए दिए हुजूर। फंदी जब बेकार था तो उसके पास इतने रुपए कहां से आए? अब मैं नहीं जानता हुजूर। क्या चोरी? जी नहीं। तो फिर क्या करता? अब बिल्कुल नहीं। रुपए कहां से आए? अपने को नहीं मालूम हुजूर। ये खान से तुम्हारा परिचय किसने करवाया? फंदी ने कराया। किसके कहने पर तुमने खान ने कर?
फंदी के कहने पर। इसका मतलब फंदी चाहा तो खान से कर्ज ले सकता। जी हाँ, ले सकता था। खान ने ब्याज की दर क्या रखी? 54 रुपया रखी थी हुजूर। उस दिन शाम को तुम फंदी के यहाँ क्यों गए? उसे खबर देने गया था हुजूर। इस बात की खबर? यही कि ट्रांसपोर्ट कंपनी में उसे नौकरी मिल सकती है। तुम्हें फंदी की नौकरी कितनी फिक्र क्यों? क्योंकि वो बेकार था ना हुजूर। तो बेकारों से तुम्हें हमदर्दी? अब बहुत ज्यादा हुजूर। कितने बेकारों को खबर थी कि जनता ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी मिल सकती है? अब फंदी के अलावा और किसी को नहीं थी। तो तुमने ये खबर फंदी को ही क्यों दी? ये जानते हो कि वो सब पैसा शराब में उड़ा देगा। फंदी मेरा दोस्त था ना हुजूर। अच्छा, ये जब तुम फंदी के यहाँ गए तुमने क्या देखा? बड़ा खौफनाक सीन था हुजूर। फंदी खटिया पर चढ़कर अपने बाप का गला घोट लिया था। उस समय कितने बजे? 8 बजे थे हुजूर। तुम्हारे पास घड़ी? जी नहीं हुजूर। तब तुम कैसे कह सकते हो कि 8 बजे? अंदाज से कहा हुजूर। जब तुम घर में गए तो वहां अंधेरा था या रोशनी? बहुत हल्की रोशनी थी। हाँ, दिए की या फिर लालटेन? दिए की। तो इतनी कम रोशनी में तुमने ये अच्छी तरह देखी कि फंदी ही अपने बाप का गला घोटा? जी हाँ हुजूर, देख लिया। That's all your. Your Honor, मैं बस इतना ही कहना चाहता। That's all. तो लीजिए वकील साहब, अब आप कौन सा गवाह लाएंगे? योर ऑनर, मैं हत्या के संबंधित गवाह डॉक्टर ब्रह्मादेव को पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। आपका शुभ नाम डॉक्टर ब्रह्मादेव? जी हाँ वकील साहब। आप फंदी को जानते? जी हाँ, मैं फंदी को जानता हूँ। कैसे जानते? मैंने ही उसके बाप का इलाज किया था। क्या फंदी अपने बाप को अस्पताल देखने आता? जी हाँ, रोज सुबह शाम देखने आता। ये 2 महीने बाद फंदी का बाप कहां? मैंने उसे अपने बाप को मुंबई ले जाने की सलाह दी थी। आपने किसी डॉक्टर का पता भी? जी हाँ, वो डॉक्टर देवेंद्र नाथ का पता दिया था। डॉक्टर देवेंद्र नाथ की फीस कितनी? आमतौर पर वो 300 रुपए लेते हैं। तो क्या फंदी अपने बाप को अस्पताल देखने आता तब आप उसके साथ रहे? जी हाँ, रोज सुबह शाम देखने आता। जब फंदी बंबई से लौटा तो आपने उसके बाप को देखा? जी हाँ, देखा था। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। वो कितने दिन और जी सकता? वो किसी भी दिन मर सकता था। क्या उसके घाव में दर्द था? जी हाँ, वो दर्द से तड़पता था। क्या वो बहुत चीखता चिल्लाता भी? जी हाँ वकील साहब। आपसे वो कभी कुछ कहता? जी हाँ, वो अक्सर मुझसे जहर देने के लिए कहता था। क्या वो अक्सर ऐसा कहता? जी हाँ, कभी कभी तो वो मेरे पाँव पर गिर बैठता था, पिटपिटाता था और कहता था, डॉक्टर साहब मुझे मार डालो या इंजेक्शन दो। कैंसर के मरीज को दर्द से छुटकारा देने के लिए क्या उपाय है? मोर्फिया का इंजेक्शन देकर उसे थोड़ी देर के लिए आराम पहुंचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आप घर जाकर इंजेक्शन लगाने की फीस कितनी लेते हैं? मैं 500 रुपए लेता हूँ। फंदी के बाप को आपने मार कर इंजेक्शन दिया? जी हाँ, बंबई से लौटने के बाद करीब 15 दिन तक मैंने इंजेक्शन दी। फंदी ने आपको बराबर फीस दी? जी हाँ वकील साहब। डॉक्टर साहब, बस आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि कानून अगर आपको इस बात की इजाजत देता है कि फंदी के बाप को आप जहर का इंजेक्शन देकर उसे दर्द से छुटकारा दें, तो आप क्या करेंगे? ऐसे रोगियों को उनकी रजामंदी की हालत में मैं मृत्यु देने में हक नहीं मानता। That's all you. सरकारी वकील साहब, बचाव के गवाह से कोई सवाल करना चाहे तो कर सकते हैं। नो योर ऑनर। बैरिस्टर गंगानाथ, अब आप जिले कर सकते हैं। योर ऑनर, मैंने अदालत के सामने केवल 2 गवाह पेश किए। एक तो सरकारी पक्ष का गवाह नंबर 1 हसरत वल करीम और दूसरा बचाव की ओर से डॉक्टर ब्रह्मादेव। अदालत के सामने अब ये बात स्पष्ट हो गई कि हसरत वल करीमुल्ला के पहले बयान और अब के बयान में कितना अंतर है। इसी हसरत के बयान के आधार पर यह बात सिद्ध करने की कोशिश की गई
कि फंदी एक निहायत ही झगड़ालू, शराबी, लफंगा और स्वार्थी किस्म का आदमी। यह भी सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया कि फंदी की बाप से बनती नहीं थी। उसने शराब के लिए अपनी औरत के गहने बेचे, उसने शराब के लिए अपने घर के बर्तन बेचे और तो उसने अपने बाप को भी इसलिए मारा कि उसकी दवाई पर तो थोड़ा बहुत खर्च होता था, उसे बचाकर भी उसे शराब पी। ऊपर से यह कहानी ठीक लगती है पर असलियत में यह कहानी बाद में गढ़ी गई। योर ऑनर, मैं डॉक्टर चंद्रभूषण से, जिन्होंने मरहूम भगत राम का पोस्टमार्टम किया था, उनसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। उनसे सवाल पूछने का कोई कारण नहीं दिखाई देता योर ऑनर। तो इस मुकदमे का अंतिम सवाल यह है, क्या फंदी अपने बाप को मारना चाहता था? क्या ऐसा करने से उसे कोई लाभ? और क्या उसने अपने बाप को मारने की योजना बनाई? नहीं योर ऑनर, इस मुकदमे का सबसे अहम सवाल यह है कि क्या फंदी ने अपने बाप की हत्या की है और क्या उसने ऐसा पूरे होश में किया है? योर ऑनर, सबसे पहले इस बात पर विचार होना चाहिए कि मुस्लिम फंदी किस तरह का इंसान है। हसरत से पूछे जाने पर कि क्या वो एक ऐसे आदमी का नाम बता सकता है जिससे फंदी ने कभी झगड़ा किया हो या फिर मारपीट की, तो फंदी के दोस्त का दावा करने के बाद वो एक भी आदमी का नाम नहीं बता सकता। इससे ये साफ पता चलता है कि फंदी झगड़ालू नहीं बल्कि हम चेन चाहने वाले। स्मगलिंग को अपराध समझने के कारण ही उसने नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी की नौकरी छोड़ी। इससे साफ जाहिर होता है कि फंदी कानून से डरने वाला इंसान है। और जहां तक शराब पीने की बात है तो मैं कहना चाहूंगा, शराब पीना कोई अपराध नहीं। क्या अन्य ड्राइवर या सभ्य कहलाने वाले लोग शराब नहीं पीते? पर वो सब हत्या तो नहीं करते हो। इस तरह सरकारी पक्ष ऐसा एक भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका जिससे यह साबित होता हो कि फंदी एक खराब इंसान है या स्वभाव से हत्यारा है। पर योर ऑनर, मैं ये सिद्ध कर चुका हूं कि उसने हत्या की है। लेकिन क्यों? यही से दूसरा सवाल उठता है योर ऑनर, क्या फंदी हत्या करना चाहता था? मैं हसरत वल करीमुल्लाह के बयान से पहले ही सिद्ध कर चुका हूं कि फंदी उसके बाप में दोस्तों जैसे संबंध, इतने अच्छे संबंध की वो साथ बैठकर शराब पीते। अतः यह कहना भी गलत होगा कि फंदी के मन में अपनी बाप की हत्या करने का विचार। इसके विपरीत फंदी चाहता था कि उसका बाप बच जाए। उसने अपने बाप को बचाने के लिए क्या नहीं किया योर? उसने अपनी औरत के गहने बेच दिए, घर के बर्तन बेच दिए और तो खान से चौरी रुपये पर ब्याज पर कर्ज दिए और अपने डॉक्टर की सलाह पर अपने बाप को बंबई ले गए। 300 रुपए फीस देकर बड़े डॉक्टर को दिखा। एक ऐसे ट्रक ड्राइवर जिसकी नौकरी छूट गई, आखिर हैसियत ही कितनी होती? लेकिन फंदी ने अपनी हैसियत से बहुत आगे बढ़कर अपने बाप का इलाज किया। क्या इसलिए कि उसके मन में अपनी बाप की हत्या करने का विचार? पर योर ऑनर, हत्या तो हुई है। योर ऑनर, हत्या हमेशा कुछ पाने के लिए, बदला चुकाने के लिए, किसी भय को समाप्त करने के लिए की जाती है। पर यहां इनमें से एक भी बात नहीं। कानून सिर्फ अपने बचाव में किए गए वार को या कत्ल को हत्या नहीं मानता, पर जब कोई पूरे होश हवास में और कानूनी परिणामों को जानते हुए अपने बाप का गला घोटे तो उसे हत्या के अलावा और क्या कहा जाएगा? मैं इसी महत्वपूर्ण पहलू पर आता हूं योर ऑनर। हसरत वल करीमुल्लाह ने बताया कि उसने फंदी को खाट पर लेकर अपने बाप का गला दबाते हुए देखा, पर उसने यह भी बताया कि उसका बाप चुपचाप लेकर आती हुई मौत को देखकर भी वो बचाने के लिए कुछ नहीं कर। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसे कोई मनचाही वस्तु मिल गई। क्या ऐसी मृत्यु को हत्या कहा जाए? अरे हत्या तो तब होती है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसकी जान ले लेते हैं जिसमें जीने की इच्छा, उमंग। पर यहां मरहूम भगत राम में जीने की रत्ती भर भी इच्छा नहीं थी। इसके विपरीत वो तो मौत के लिए तरस रहा। वो अपने बेटे से मौत मांगता, अपनी बहू से मौत मांगता था और तो अपने बाप से, अपने डॉक्टर से ब्रह्मदेशी शहर देने के लिए कहता। उसके गिड़गिड़ा कर मौत मांगने की बात भी किसी से छिपी नहीं गई है। इसलिए योर ऑनर, फंदी के पूरे मुकदमे इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर निर्णय करना उचित होगा। योर ऑनर, आपने अभी बचाव पक्ष के विद्वान वकील साहब की दलीलें सुनी, पर मैं अदालत का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं केवल इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि वर्तमान कानूनी व्यवस्था को निगाह में रखते हुए इस मामले का फैसला होना चाहिए। योर ऑनर, मौजूदा कानून तो फंदी को हत्यारा ही मानेगा।
इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वर्तमान कानूनी व्यवस्था को निगाह में रखते हुए इस मामले को देखें। मुझे और कुछ नहीं कहना है। योर ऑनर, मैं अदालत से पूछना चाहता हूं कि क्या कानून का संबंध मनुष्य की केवल बाहरी व्यवस्था से? क्या कानून का मनुष्य की भीतरी व्यवस्था से कोई संबंध नहीं? क्या कानून मनुष्य के लिए है या मनुष्य कानून के लिए? योर ऑनर, कानून का जन्म मनुष्य को अन्याय, अत्याचार और तकलीफ से छुटकारा देने के लिए हुआ है। इसीलिए कानून हमेशा नई चुनौतियों को स्वीकार करता है। यदि कानून भी स्थिर और पत्थर की तरह जड़ हो जाए तो वो बदलती परिस्थितियों में कभी भी न्याय नहीं दे सकते। इसीलिए इन्हीं अदालतों में पुराने कानून की न्याय बैठक को हमेशा जन्म मिलता है। फंदी का पूरा मुकदमा भी इसी तरह की नई चुनौती। मेरे मुवक्किल की ओर से मुझे बस इतना ही कहना ही है। तो आज इस तरह बैरिस्टर गंगानाथ ने समा पा दिया। वकील साहब, मैं कभी नहीं सोचता कि मेरे मुकदमे को लेकर इतना बड़ा कानूनी सवाल उठ जाएगा। तुम ठीक कहते हो। तुम्हारे मुकदमे को जो वकीलों की ओर से न्याय मिलना चाहिए वो केवल और केवल बैरिस्टर गंगानाथ नहीं। वकील साहब, मेरा मुकदमा पूरा हो गया है, फैसला आना ही बाकी है। आपका क्या ख्याल है, मैं बच जाऊंगा? बंदी अगर कानून की आत्मा में मनुष्य होगा तो तुम जरूर बच जाओ, और अगर कानून की आत्मा में भी पत्थर हुआ तो क्या वकील साहब? तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। तब तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता। तो ये था नाटक फंदी। अब आपका थोड़ा समय और लेते हुए मैं उन लोगों को मंच पर बुलाना चाहूंगी जिनके परिश्रम और लगन की बदौलत ये नाटक आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ। संगीत, स्क्रिप्ट एडिटिंग और परिकल्पना की है विनोद पालीक ने। प्रकाश प्रभाव और मंच सज्जा की है पंकज व्यास ने। ऊपर फंदी की भूमिका निभाई है संजय भूल ने। राहुल सिद्दीकी ने। वकील की भूमिका और इस नाटक का निर्देशन किया है अमित पारीक ने। अब मैं ओझा थिएटर सोसाइटी के अध्यक्ष अशोक जोशी जी से और जोधपुर के वरिष्ठ रंगकर्मी सैयद खान भाटी जी से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आकर नाटक के निर्देशक अमित पारीक जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। अब मैं सैयद भाटी जी से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आकर
समारोह के अंतिम दिवस पर 2 शब्द करेंगे। नमस्कार। ऐसे बोलना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि हम लोग बैक स्टेज के लोग हैं। स्टेज पे एक्टर की तरह बोलना होता है तो बहुत प्रैक्टिस करनी होती है, तो सीधा सीधा तो बोलना आता नहीं, बहुत रिहर्सल करके आते हैं। और जब निर्देशक होते हैं तो बस पीछे रहना ही होता है, लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जो लगता है कहनी चाहिए। बीकानेर का रंगमंच सिर्फ राजस्थान में नहीं, भारत में भी महत्व रखता है, और उसका दायरा बड़ा विशाल है और उसकी सीमाहीन भी कह सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो हमें अपनी आत्म अवलोकन की तरह देखी जानी चाहिए। हम और भी अच्छा थिएटर कर सकते हैं, हम और भी बढ़िया नाटक कर सकते हैं, हम और भी शायद। और मुझे सबसे अच्छी बात जो बीकानेर के थिएटर की लगती है वो यहाँ के रंगकर्मियों की, उन्होंने कभी किसी इंस्टीट्यूट से नहीं सीखा है। उनके पास ना एनएसडी है, ना उनके पास राडा है, ना उनके पास किसी बड़े इंस्टीट्यूट का कोई सर्टिफिकेट है। उन्होंने तो गिरते पढ़ते 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 इसीट से खुद ही सीख लिया। आज बीकानेर के थिएटर को उन्होंने भारत के स्तर पे पहुंचाया है, ये मैं मानता हूं। और ये हम सब ने अपनी इच्छा से, अपनी विनम्रता से, जो भी हमें सीखने समझने को मिला, जो भी गुरु मिले, पूजनीय है वो सब लोग।